हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। फ्रेंड्स, अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUET का जो एंट्रेंस टेस्ट लगता है पीजी के लिए, उसके कंटेंट की बात कर रहे हैं, उसके सिलेबस की बात कर रहे हैं, उनके टॉपिक्स के अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पहले बायोकेमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल ही जाएगा। उसके साथ आज अपन सेल बायोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से सेल बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन आते हैं और वो किस किस प्रकार से अपने को सोल्व करने हैं। तो देखिए, अगर अपन सेल बायोलॉजी की बात करें तो खुद सेल बायोलॉजी एक इम्पोर्टेंट यूनिट तो है ही, लेकिन अगर सेल बायोलॉजी की स्पेशली बात करें तो इसमें क्या सबसे स्पेशल है, तो आज तक जो सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन आए हैं, यानी सेल बायोलॉजी के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन आए हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स के साथ अपन देखें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से भी ठीक ठीक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अपन सिंपली अगर पढ़ें तो मेम्ब्रेन को ठीक से पढ़ें, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सेल साइकिल को भी अपन ठीक पढ़ें। और उसके साथ अपना बचता है जो है प्रोटीन सोर्टिंग, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करके और प्रोटीन को आप कहाँ सिंथेसाइज करोगे और फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में कैसे भेजोगे, इस प्रक्रिया को अपन प्रोटीन सोर्टिंग बोलते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार के टॉपिक हैं। अतः अगर अपन देखें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है आज तक क्वेश्चंस का, वो सबसे ज़्यादा रहा है सेल ऑर्गेनेल्स का। तो अपन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल साइकिल का भी खूब बढ़िया वेटेज रहा है, तो सेल साइकिल को भी अपन क्वेश्चन सोल्व करके और उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और उसके साथ साथ अपन जो नॉर्मली मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, सेल सॉर्टिंग है, ये टॉपिक्स भी अपन देखेंगे। तो आज मैं मोस्टली क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, एक तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और एक प्रोटीन सॉर्टिंग से रिलेटेड। इसका फिर अपन एक दूसरा वीडियो बनाएंगे पार्ट सेकंड, उसके अंदर हम आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्वेश्चन जो है वो सोल्व कराएंगे और उसके साथ साथ सेल साइकिल के भी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का पर्पज़ हमारा यही है कि क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ आपको ये पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके साथ मेरा जो सबसे मेन पर्पज़ है आपको क्या है कि टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सके और टॉपिक को अच्छे से समझ सके, यानी जिस टॉपिक से रिलेटेड अपन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उस टॉपिक को अपन ठीक ठीक पढ़ लें और ठीक ठीक जानकारी उसकी ले लें। ये मेरा पर्पज़ रहता है। तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ग्लाइकोलिपिड्स आर लोकेटेड एट, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोलिपिड है वो कहाँ पर आपको मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। तो मुख्य रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट वो होता है, वो तो होता है लिपिड का, और लिपिड के बाद में कंटेंट होता है वो होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन के बाद जो तीसरी चीज़ है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। ये तो अपन बात कर रहे हैं क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्य रूप से लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और अगर एनिमल के केस में देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। ये मुख्य रूप से चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में जो लिपिड आई है वो लिपिड आई कहाँ से, या वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है वो लिपिड कहाँ से आई है, तो वो कहाँ से आई है, लिपिड कहाँ से आई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब हुआ कि पहले राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होके वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगे। तो ये कहाँ सिंथेसिस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कभी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट जो कभी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, या तो ये लिपिड से जुड़ा होता है, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, उस लिपिड, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा हो तो उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की कुछ शुगर हैं वो किससे जुड़ी हुई है, लिपिड से। या फिर कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा होता है, प्रोटीन से, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद में दूसरी बात आइए तो हमने देखी साइट की, इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्जी बॉडी। सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करें। फिर दूसरा बात, इसका काम क्या होता है, लिपिड का काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक शेप देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना। प्रोटीन का काम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका सिंथेसिस करना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, हार्मोन जिस पर बाइंड होता है, वो सारे रिसेप्टर प्रोटीन के बने होते हैं। उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके लिए कुछ चैनल प्रोटीन होते हैं, कुछ पंप होते हैं जिसके थ्रू पोलार चीज़ों का या फिर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। वो सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बने होते हैं। तो कुल मिलाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को मेंटेन या इसकी फंक्शन करने का काम, यानी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का काम मुख्य है,
वो प्रोटीन करता है मुख्य रूप से। और कार्बोहाइड्रेट क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये हमेशा बाहर की तरफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट कहाँ से होगा, हमेशा बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि इसका काम है रिकॉग्नाइज करना, चीज़ों को पहचानना। जैसे कि मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्पर्म है और एक भेड़ का स्पर्म है, तो वो भेड़ के ओवम को ही फर्टिलाइज करता है। भेड़ का स्पर्म है, वो किसको फर्टिलाइज करेगा, भेड़ के ओवम को ही। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने भेड़ का स्पर्म लिया और उसको बकरी के स्पर्म से फर्टिलाइज करा दिया, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रत्येक सेल के बाहर की तरफ कुछ संरचनाएं होती हैं जिसको देख करके आप पहचान सकते हो कि ये किस सेल का कंटेंट है या फिर किस एनिमल की सेल है। तो ये काम आप किसके बेसिस पर कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का काम है कोई भी सेल को पहचानना। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पहचाननी है, कोई चीज़ दिखानी है, इसका मतलब आपको गेट पे रखना पड़ेगा, बाहर की तरफ रखना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या बोल रहा है, द आउटर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किधर होगा, आउटर लेयर पर। इनर लेयर पर तो होने का सवाल ही नहीं होता कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना, बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं होता। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सिमेट्रिकली मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना बाहर है उतना ही अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। एसिमेट्रिकली का मतलब है बाहर ज़्यादा अंदर कम, या अंदर ज़्यादा बाहर कम, इम्बैलेंस रूप से, ऐसी भी इसमें कोई बात नहीं होती है। तो तीनों ऑप्शन ये गलत हो जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो आप ये ध्यान रखें कि इन चीज़ों का कहाँ सिंथेसिस होता है और इनका काम क्या है, फिर ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी आपको। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है और ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो अगर ये थोड़ा जूम इन हो पाए तो अपन कोशिश करते हैं। हाँ, अब दिख रहा है। ये देखो क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और ये कितने ऑप्शन सही हैं और कितने ऑप्शन गलत हैं, ये चीज़ आपको पहचाननी है इसके अंदर। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, पहला, चैनल प्रोटीन्स फ्रॉम ओपन पोर्स थ्रू विच सुटेबल साइज्ड मॉलिक्यूल्स आयन कैन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी अभी हमने बात की प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस प्रकार से कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं, अभी हमने बात की, इसलिए देखो साफ साफ दिखा हुआ चैनल प्रोटीन, यानी ये क्या किससे बने हैं, प्रोटीन से। इनको अपन नाम देते हैं क्या, चैनल। और ये क्या बोलना चाह रहा है, चैनल प्रोटीन है वो खुले होते हैं, जिससे क्या होता है प्रत्येक साइज का, यानी उनके अकॉर्डिंग साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं और अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। यानी कुछ चैनल प्रोटीन होती है, उसका काम क्या है, मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद में कैरियर प्रोटीन सेलेक्टिवली बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय अंडरगोइंग ए कन्फॉर्मेशनल चेंज। देखिए कैरियर प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रोटीन ऐसी हैं, ये भी ट्रांसपोर्टर ही होते हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार के ट्रांसपोर्टर होते हैं। जैसे कि आपको कहूं कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसको अपन ग्लूट ट्रांसपोर्टर नाम देते हैं। अब ये इस प्रकार के ट्रांसपोर्टर होते हैं और जैसे ही इसके ऊपर ग्लूकोज बाइंड होता है, मान लो इसके ऊपर क्या, यहाँ ट्रांसपोर्टर पर क्या बाइंड हो गया, ये ग्लूकोज बाइंड हो गया। अब इसमें क्या होता है, बाइंड होने के बाद में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, ये बाहर की तरफ है। अब ये कन्फर्मेशनल चेंज आने का मतलब देखो इसमें ये चीज़ आएगी कि ये अंदर की तरफ खुलेगा, ये बाहर की तरफ खुल रहा था और अब ये कहाँ खुलेगा, अंदर की तरफ। ये इस प्रकार से उल्टा हो जाता है और कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से अंदर की तरफ खुला और ये आपका ग्लूकोज है वो अंदर, ये लो ग्लूकोज रिलीज हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन मतलब एक पाइप है और उस पाइप से चीजें आ जा रही हैं, उसको अपन बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। और जब कन्फर्मेशनल चेंज आने का मतलब ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको ग्लूट ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ये एग्जांपल है किसका, कैरियर प्रोटीन का। तो बाहर से कोई चीज जुड़ी, उसके जुड़ने के बाद में उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आया, तो उसका यूं समझो कि मुंह बाहर की तरफ खुला हुआ था, जैसे ही उसका मॉलिक्यूल उसके ऊपर बाइंड हुआ उसका मुंह अंदर की तरफ खुल गया। तो जो चीज बाहर जुड़ी उसका मुंह अंदर की तरफ खुलते वो चीज अंदर आ गई। तो ये ट्रांसपोर्टर क्या कहलाते हैं, कैरियर प्रोटीन। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे लिए सही है। तीसरा ऑप्शन देखो, ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू चैनल प्रोटीन्स। ये ध्यान रखने की बात है, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन्स ऑलवेज इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट।
पेसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, जहां ज्यादा मॉलिक्यूल है उधर से कम मॉलिक्यूल की तरफ चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब जैसे मान लो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज बाहर तो है ज्यादा और अंदर है कम, तो इसका मतलब बाहर से अंदर की तरफ आएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी इसमें आपको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और एनर्जी खर्च करने की जरूरत है, इसको अपन बोलते हैं पेसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब बाहर ग्लूकोज ज्यादा है, अंदर ग्लूकोज कम है, थोड़ा है, लेकिन थोड़े ग्लूकोज को भी आप उल्टा लेके जाना है, इसको अपन बोलते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि उल्टा लेके जा रहे हो। अब जाहिर सी बात है उधर ज्यादा है इधर कम है, फिर भी आप कम से ज्यादा की तरफ लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब उसमें जो रहेगा तो इसके अंदर आपको एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और एनर्जी खर्च करोगे तो इसका मतलब आपका खर्चा होगा, तो इसको अपन बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही चलते हैं, अगेंस्ट उल्टा नहीं चलते, और उल्टा नहीं चलते इसका मतलब ये कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल नहीं होगा। ध्यान रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल कौन होगा? पंप। जहां पर आपको पंप दिखाई दे जाए इसका मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है, और इस पंप में आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी एनर्जी के रूप में, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन हमारे ऑप्शन में पंप नहीं आकर के क्या आया? चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, तो इसका मतलब ये हमेशा पेसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है। तो अगर आपको ज्यादा याद नहीं रहे तो आप इतना याद जरूर रख सकते हो कि कहीं पर भी कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की बात हो रही है, इसका मतलब वो पेसिव ट्रांसपोर्ट है, वो पेसिव यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही चीजों को मूवमेंट कराएंगे। लेकिन कहीं पर भी पंप दिखाई दे इसका मतलब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है, तो इसका मतलब कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन पेसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, और पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए किसको दिया? कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है? स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल, यानी छोटे मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, वो डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल हैं और छोटे मॉलिक्यूल और उस पर कोई चार्ज नहीं है। हमारी लिपिड है वो भी नॉन पोलर होती है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर है, अनचार्ज है इसका मतलब नॉन पोलर है। और ये क्या बोल रहे हैं? छोटे होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है उसको सीधा क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर चार्ज मॉलिक्यूल होंगे तो इसको पंप की जरूरत पड़ेगी, चैनल की जरूरत पड़ेगी, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, पोलार होंगे तो, साइज में बड़े होंगे तो। लेकिन छोटे मॉलिक्यूल हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या करते हैं? चैनल, कैरियर, पंप, इन सब की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिपिड को क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? स्मॉल अनचार्ज, जैसे ऑक्सीजन गैस सीधी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया, ए बी डी ये सही हो गया। अब देखिए ये हमारा ऑप्शन आ गया। अब देखो मान लो हम इसको किस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट हम बच्चों इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें पता चल गया कि सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, ये बात हमको पता चल गई। और ये बात हमको पता चल गई तो सी इसमें है इसका मतलब ये नहीं हो सकता, सी इसमें है इसका मतलब ये नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमको ये कुछ क्वेश्चन जो ऐसे ऑप्शंस दिखने में हार्ड लगते हैं, बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन या एक चीज भी अगर आपको पता है तो कुछ ऑप्शंस डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये देखो आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हमारे को मिलेंगे। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके सामने कुछ लिपिड के हैं, फॉस्फोलिपिड हैं, और इन फॉस्फोलिपिड की साइज होती है। फॉस्फोलिपिड की साइज है तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी लिपिड है वो बाहर प्रेजेंट है, कौन सी लिपिड अंदर प्रेजेंट है। तो देखो इसका बहुत सी सिंपल सा मीनिंग है। अगर मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाऊं तो बाइलेमिलर है, बाइलेयर नहीं होती है, ध्यान रखना। हम इसकी इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक लेमिला बाहर की तरफ, एक लेमिला अंदर की तरफ, ये बाहर हेड अंदर हेड, इसका मतलब ये एरिया को पोलार बोलते हैं, बीच के एरिया को नॉन पोलार बोलते हैं। हेड और टेल लिपिड अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो बाइलेमिलर फॉर्म है। ये इसकी आउटर लेमिला, ये इसको अपन क्या देंगे? आउटर लेमिला, और इसको अपन देंगे इनर लेमिला, आउटर और इनर। ये क्या कहना चाह रहा है कि कौन सी लिपिड बाहर प्रेजेंट होती है, कौन सी अंदर? इसका आइडिया अपन कैसे लगाएं? तो इसका आइडिया एक ही तरीका है कि यहां अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लिपिड का कंटेंट बराबर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अंदर हम फोल्ड करेंगे तो ये छोटे एरिया में है तो अंदर लिपिड की कम जरूरत है और बाहर लिपिड की ज्यादा जरूरत है। ये मैं समझाऊं कि हमारा हाथ इस प्रकार से चल रहा है, अब हमारा हाथ मुड़ गया तो इधर तो हमारी स्किन तनी है यानी ज्यादा कंटेंट, और अंदर की तरफ इधर क्या है?
ये एकदम सेल लूज हो गई, इसका मतलब अंदर कम जरूरत है, वही बात है। लेकिन सेल का नंबर बराबर होना चाहिए, जितनी सेल इधर है उतनी सेल अंदर होनी चाहिए। तो फिर क्या हो सकता है, इधर की सेल बड़ी है भाई, बराबर है, इसका मतलब इधर की सेल तो बड़ी है और अंदर की सेल छोटी है। यही काम इसके अंदर हो रहा है। यहां क्या होनी है, लिपिड बराबर है तो इधर बड़ी लिपिड होनी चाहिए और इधर छोटी लिपिड होनी चाहिए। तो देखिए जो सबसे छोटी लिपिड है, सबसे छोटी लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइलसेरीन, ये सबसे छोटी है। कार्बोहाइड्रेट तो हो ही नहीं सकता, अभी हम पढ़ गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो बाहर ही होगा, और ये क्या बोलना चाह रहा है, अंदर, इनर साइड, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट हो नहीं सकता। फॉस्फेटिडाइल कोलिन बड़ी लिपिड है, ये बाहर मिलेगी आपको। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन, ये ना तो बड़ी ना छोटी, इसका मतलब ये कुछ अमाउंट में तो यहां मिल सकती है और कुछ अमाउंट में यहां मिल सकती है। इसका मतलब इसका भी कोई फिक्स नहीं है। ये अगर कहे कि अंदर की तरफ है तो छोटी अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में अंदर है, बाहर प्रेजेंट है तो बाहर ज्यादा है, और इसके बारे में ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इथेनॉल एमीन बीच की है तो ये दोनों तरफ प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन फॉस्फेटिडाइल सेरीन कभी भी बाहर प्रेजेंट नहीं होगी, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी, क्योंकि छोटी लिपिड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। क्यों हो गया, होपफुली वो चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम बात आ गई, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ। क्या कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ कि कार्बोहाइड्रेट है, उसकी ब्लड ग्रुप आरबीसी, यानी कि ब्लड ग्रुप का डिसीजन कौन करता है, आरबीसी करती है। तो आरबीसी के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, तो आरबीसी यहां नहीं देता तो भी हमारा आंसर वही होता कि सेल, कोई भी सेल है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का काम है पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, बस। तो इसका मतलब इसमें अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो ये दे गया डिटरमाइनिंग एंटीजन स्पेसिफिसिटी। अब उसके अंदर देखियो आरबीसी के बारे में विशेष तौर पर क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आप ब्लड ग्रुप का डिसीजन करते हो, और ब्लड ग्रुप का डिसीजन कैसे करते हो, यह आपकी आरबीसी है और इसके ऊपर एंटीजन है। एंटीजन एक्चुअल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की शुगर प्रेजेंट होती है। इस आरबीसी के ऊपर एक शुगर प्रेजेंट होती है, फ्यूकोज शुगर, इसको अपन क्या नाम देते हैं, फ्यूकोज शुगर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। फ्यूकोज शुगर प्रेजेंट होती है, और इस फ्यूकोज शुगर के ऊपर कुछ शुगर और प्रेजेंट होती है। जैसे एक शुगर प्रेजेंट है जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। अगर ये शुगर इस पर प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, और जिसमें एंटीजन ए होता है उसको ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। और ये शुगर प्रेजेंट नहीं होकर के एक दूसरी शुगर है जिसको अपन बोलते हैं गैलेक्टोज शुगर। एक शुगर है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, गैलेक्टोज शुगर, गैलेक्टोज शुगर। अगर ये गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलते हैं एंटीजन बी या फिर ब्लड ग्रुप बी। और अगर ये दोनों शुगर प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या नाम दे देंगे, भाई दोनों ही शुगर प्रेजेंट है तो इसको अपन नाम दे देंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर दोनों ही एब्सेंट है, ओनली फ्यूकोज शुगर है, तो इसको अपन नाम दे देंगे ओ ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव और नेगेटिव आरएच फैक्टर के बेसिस पर देते हैं, यानी इसमें आरएच फैक्टर होगा तो पॉजिटिव होगा, आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा तो नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से, यानी कि आरबीसी की बात नहीं है, किसी के ऊपर भी बात करो। जैसे हम ह्यूमन की स्पर्म की बात करते हैं, ह्यूमन का स्पर्म होता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह आदमी का स्पर्म है, यानी आपको एक बकरे का स्पर्म दे दिया और एक अपना स्पर्म दे दिया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। ह्यूमन का शुगर है, सॉरी स्पर्म है, इसके ऊपर गाल्टेज शुगर होती है, गाल्टेज, गाल्टेज शुगर होती है। और जो फीमेल का ओवम है वो इस गाल्टेज शुगर के लिए इस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो गाल्टेज शुगर और इस रिसेप्टर का जब इंटरेक्शन होगा उसके बाद में ही फर्टिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यानी सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि सेम स्पीसीज के स्पर्म और ओवम है, उसके बाद में ही फर्टिलाइजेशन होगा। यानी आप यहाँ पर इस ओवम को बकरे का स्पर्म लेके आओगे तो उसके ऊपर गाल्टेज के अलावा शुगर होगी, जिसका इस ओवम पर रिसेप्टर है नहीं, और रिसेप्टर नहीं है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन सक्सेस नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक की बात करते हैं अपन, तो शुगर का काम ही क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना, इसीलिए ये सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बढ़िया सा क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि डिफ्यूजन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। सबसे पहली बात तो आप डिफ्यूजन का मतलब समझें, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और डिफ्यूजन पानी भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कमरे के एक, या आप किसी कमरे में खड़े होकर के अपने ऊपर बढ़िया सा परफ्यूम लगाया
और जहां आप खड़े हो वहां पर परफ्यूम लगाया और वो परफ्यूम दूर तक जा रहा है, दूर तक जा रहा है, इसका मतलब वो भी क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। यानी जहां पर आपने परफ्यूम निकाला डब्बे से उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी और बाकी दूर के एरिया में कंसंट्रेशन कम है, तो जहाँ से ज़्यादा उधर से किधर चला गया, लो की तरफ। ऐसा थोड़ी होता है कि जहाँ खुशबू आ ही नहीं रही थी वहाँ से खुशबू आने लग गई, ऐसा नहीं। जहाँ से खुशबू आ रही है वहीं से खुशबू दूर जा रही है, यह भी एक डिफ्यूजन की प्रोसेस है। यानी गैस की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या बोल रहा है कि डिफ्यूजन के लिए क्या ज़रूरी है, ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो भी चलेगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि रूम में आपने सेंट छिड़का और वो दूर दूर तक जा रहा है, कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बीच में, इसका मतलब जरूरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। हमारे लिए क्वेश्चन में क्या आया है, नेसेसरी। क्या बोल रहा है, एनर्जी इनपुट फ्रॉम एटीपी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, यानी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। आप एक डीओ से सेंट लगाओ या आप किसी बाल्टी से पानी निकालो, वो पानी फैल जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसका मतलब ये कोई मतलब। मॉलिक्यूल्स हैव बेंजीन इन स्ट्रक्चर, एकदम नॉनसेंस बात है। क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कहीं एक जगह ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वहां से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यानी एक ही बात अपने को ध्यान में रखनी है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई मॉलिक्यूल जा रहा है तो इसको अपन डिफ्यूजन नाम देते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। होपफुली आप डिफ्यूजन का मतलब भी समझे होंगे, और यही मेरा पर्पज है क्वेश्चन को सोल्व कराने का, कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को समझा दूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात चल रही है। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, और ये बात कौन सी आती है, हाँ, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। बहुत बढ़िया बात है। अभी हमने बात की पंप की, तो ये बात फिर से आ गई कि कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ये डिफ्यूजन की बात करते हैं। पंप है, इसका मतलब सीधी सी बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पंप है, इसका मतलब क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब आप एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स किधर से किधर जा रहे हैं, ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन वगैरह में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसका मतलब हो गया कि आप अपोजिट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चला रहे हो, तो इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये कोई मतलब ही नहीं हुआ, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कभी भी आप बिना एनर्जी के काम नहीं कर सकते। इट यूजेस ग्लूकोज डायरेक्टली एज सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं, ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्रेब साइकिल बनाएगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये एटीपी बनाता है। तो एटीपी तो देखो चाहिए ही चाहिए, एनर्जी करेंसी हमारी ये है। इट जनरेट एटीपी बाय ट्रांसपोर्टिंग आयंस, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या कहना चाह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन, सोडियम, पोटेशियम वगैरह का आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसके थ्रू एनर्जी बना रहे हो, तो ये भी कोई ऑप्शन वैलिड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बहुत सिंपल सी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी की जरूरत होती है। थोड़ा सा मैं आपको सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बता दूं, तो सोडियम पोटेशियम पंप, इसको मिटा देते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप देखो क्या चीज है कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप है। पंप है, इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें देखो क्या होता है कि तीन सोडियम आयन अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 3 तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और बदले में 2 पॉजिटिव, इसका मतलब बाहर एक ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव होगी, अंदर इसके कंपैरिजन में नेगेटिव होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। इसी को अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, यानी मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में होता है, जिसका जो वैल्यू आती है लगभग -58 के आसपास आती है। इसके बाद में देखो क्या होगा, इसी के पास में सोडियम आयन के, ध्यान रखना, चैनल होगा। चैनल क्या होगा, चैनल। ये तो है पंप, जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो, 3 पोटेशियम आयन बाहर ले जा रहे हो, 2 पोटेशियम आयन अंदर लेके जा रहे हो, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम चला, तो ये पंप है और इसके पास चैनल है। इसका मतलब समझ जाओ, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो इधर सोडियम ज्यादा है और ज्यादा है, इसकी वजह से ये अलोंग द कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, चैनल। और इसको अपन ने चैनल डाल दिया, हाई सोडियम आयन से लो सोडियम आयन, यानी पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो ऐसा होते ही क्या हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसी को अपन नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल।
एक्शन पोटेंशियल। तो ये न्यूरॉन वगैरह प्रत्येक सेल की कहानी होती है, नर्व सिस्टम वगैरह आप पढ़ोगे तो हम वहाँ पर भी इसको अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ये मैं आपको विशेष तौर पे इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बार सोडियम पोटेशियम पंप पर क्वेश्चन आ गया। आप ध्यान रखो, 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। इस वजह से ज़्यादा एक पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आ गया तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, कम यहाँ पर रहा क्योंकि बदले में 2 ही आए तो 1 चार्ज कम हो गया, तो इसके कंपेरिजन में ये नेगेटिव हो गया। इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, और दोनों ही अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहे हैं, तो इसको एटीपी, यही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ये काम अगर चलता रहेगा तो उसके बाद में अपन देखेंगे कि चैनल ये खुल जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी अचानक से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन्स वगैरह सब की जगह ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, आप ध्यान रखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्या चीज आई, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू फॉर फैसिलिटेशन डिफ्यूजन। फैसिलिटेशन डिफ्यूजन, देखिए पहली बात तो मैंने आपको एक चीज बताई, डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, तो सिंपल डिफ्यूजन इसको अपन नाम देते हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। लेकिन फैसिलिटेशन का मतलब क्या हुआ, फैसिलिटेशन का मतलब ये हुआ कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है, काम तो हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही, लेकिन आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ग्लूकोज है, ग्लूकोज की साइज बड़ी है, ग्लूकोज की साइज बड़ी है, और साइज बड़ी होने की वजह से ये एसिड मेम्ब्रेन इसको ट्रांसपोर्ट होने नहीं देती, तो इसको किसकी ज़रूरत होती है, कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके पाइप की ज़रूरत है, मतलब इसके गेट की ज़रूरत है, विशेष प्रकार का जो कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन से बना है। अब इधर ग्लूकोज तो है ज़्यादा और अंदर की तरफ है ग्लूकोज कम, इसका मतलब ग्लूकोज किधर से किधर आएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आया, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है, लेकिन इसने किसकी मदद ली है, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, यानी ट्रांसपोर्टर की मदद ली है। तो जो ट्रांसपोर्टर की मदद लेने वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसी को अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल है, अगर किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो इसको अपन सिंपल डिफ्यूजन कहा, हेल्प लेने की जरूरत पड़ी तो इसको फैसिलिटेशन डिफ्यूजन कहा। और फैसिलिटेशन डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि चैनल प्रोटीन वगैरह होते हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या कह रहे हैं, इज फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन। जाहिर सी बात, आपके लिए एक तो हाईवे बना हुआ है और एक उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो आप जल्दी किससे पहुंचे, हाईवे। तो यहाँ पर फैसिलिटेशन डिफ्यूजन में क्या बना हुआ, हाईवे, और सिंपल डिफ्यूजन में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस करना है, मुश्किल है। तो इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा फास्ट कौन होगा, फैसिलिटेशन डिफ्यूजन। एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक्स, यानी कि अगर इधर भी कंसंट्रेशन बराबर हो गई, इधर भी कंसंट्रेशन बराबर हो गई, तो इसको अपन कहेंगे सैचुरेशन बराबर हो गया। अब ये मूवमेंट रुक जाएगा क्योंकि आप इसमें एनर्जी खर्च नहीं कर रहे, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो गई, इसका मतलब ये सैचुरेशन आ जाएगा। इज नॉट सेलेक्टिव, ना ऐसा ये गड़बड़ है। अभी हमने बात की ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है तो ग्लूकोज को करेगा। अभी इससे पहले सोडियम पोटेशियम पंप ने कहा कि सोडियम आयन चैनल होता है, चैनल, वो भी एक फैसिलिटेशन डिफ्यूजन है। तो चैनल आयन के थ्रू, मतलब इससे थोड़ी है कि सोडियम आयन का चैनल है और वो पोटेशियम को निकाल देगा, ऐसा नहीं होता। सोडियम का है तो वो सोडियम को ही निकालेगा, ग्लूकोज का है तो वो ग्लूकोज को ही निकालेगा, यानी ये सेलेक्टिव होता है। और ये क्या बोल रहा है, सेलेक्टिव नहीं होता, तो गड़बड़ तो यही हो गई, सेलेक्टिव होता है। फिर क्या बोल रहा है, कैन बी इनहिबिटेड बाय एजेंट्स नॉन एज डीनेचर प्रोटीन। डीनेचर प्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि ये स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, इसका रास्ता उबड़ खाबड़ फिर से हो गया, स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो गया, तो ये वही इनहिबिट होगा, इसका अवरोध आएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। और हमको क्या बोलना चाह रहा है, जो सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। तीनों ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो ये भी ध्यान रखा करो भाई, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि नहीं है या सही है। ये बात कई बार बच्चे क्या होते हैं कि सही बात देख लेते हैं तो पहला ऑप्शन सही है, इस पर टिक कर दिया। ढंग से पढ़ो, ये क्या बोलना है, गलत है उसको ढूंढना है, और जो गलत है वही आपका सही होगा। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे। हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद में ये देखो, बहुत बढ़िया, यही चीजें अपन बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि इंपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय द लीवर सेल। देखिए, ग्लूकोज इसलिए विशेष तौर पर है कि हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है, जहां पर भी एनर्जी मिलती है, वो ग्लूकोज से ही मिलती है मोस्टली। अगर आप बात करो कि आपकी आरबीसी की, तो आरबीसी की तो 100% एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से ही मिलेगी। 100% एनर्जी, भाई ये लिपिड प्रोटीन, इनसे आपकी आरबीसी एनर्जी नहीं बना सकती क्योंकि वहां पर एनारोबिक कंडीशन होती है।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते, एनारोबिक कंडीशन हो गई। उसके साथ साथ ब्रेन है भाई, ब्रेन है, ब्रेन को 80% एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है, इसीलिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, आप बेहोश होकर गिर जाओगे, क्योंकि सारा प्रोसेस दिमाग से ही चल रहा है और दिमाग को एनर्जी कहाँ से चाहिए, ग्लूकोज से ही चाहिए 80% एनर्जी। तो आपने खाना नहीं खाया, कमजोरी आ गई तो आप गिर जाओगे, तुरंत ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, तुरंत खड़े हो जाओगे। इसका मतलब एनर्जी इसको किससे चाहिए थी, ग्लूकोज से। बोतल चढ़ाई, ग्लूकोज पहुंचा, वापस एनर्जी बनी, वापस आपकी बॉडी एक्टिव हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि ग्लूकोज की बातें खूब चलती है। अब देखिए, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स पर अलग अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी विशेष बात है, यानी ग्लूकोज के ही ट्रांसपोर्टर भी विशेष होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो जैसे कि बात करो GLUT1, ये GLUT1 जो है वो आरबीसी को ट्रांसपोर्ट करता है। GLUT1 किसको ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी को। GLUT2 से क्या, लीवर। GLUT3 ये याद रख लें, GLUT3 ये ब्रेन को, यानी यहां ग्लूकोज ब्रेन के अंदर GLUT3 ट्रांसपोर्टर से पहुंचेगा। GLUT4 ये बहुत बार पूछा गया है, GLUT4 है वो स्केलेटल मसल्स, जो हमारी कंकालीय मसल्स हैं वहां पर कौन सा होगा, GLUT4। बहुत बार पूछा गया है कि स्केलेटल मसल्स के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है ग्लूकोज का, GLUT4। GLUT5 भी होता है जो टेस्टिस वगैरह के लिए होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि लीवर के अंदर कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा, तो साफ साफ दिख रहा है GLUT2। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ग्लूकोज बहुत विशेष बात है। इवन ये भी पूछ लिया गया है कि आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम की कोई बात ही नहीं है, 100% एनर्जी आरबीसी को आपके ग्लूकोज से ही मिलती है। उसके बाद में म्यूटेशंस इन विच जीन आर द प्राइमरी केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, नाम से ही समझ में आ रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन को अपन क्या नाम देते हैं, CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिस्टेंस। तो ये CFTR जीन के अंदर अगर मान लो कोई म्यूटेशन आ गया तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ये सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्टरी होते हैं, ये इस प्रकार का आपका ट्रांसपोर्टर है और इसके अंदर इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा है, यानी इसके लिए आपको किसकी जरूरत है, ATP की। लेकिन ये अजूबा है, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसके अंदर क्लोराइड आयन के चैनल होते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि किस आयन का चैनल होता है ये CFTR। तो CFTR किसका चैनल होता है, क्लोराइड आयन का चैनल। क्लोराइड आयन का चैनल, देखो मजेदार बात क्या है कि क्लोराइड आयन जो है जो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है। देखो विशेष बात, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन CFTR जो क्लोराइड आयन चैनल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है। तो आप कहो कि साहब फिर इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नाम दिया, तो देखिए ये जो चैनल है, इसके CFTR के चैनल हैं, इसको खोलने का काम ATP करती है, यानी ये गेट बहुत मजबूती से बंद रहते हैं। ये गेट आपके बहुत मजबूती से बंद रहते हैं और इस गेट को खोलने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है, खोलने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो आपको क्या कहा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किस जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, CFTR जीन में। आपसे पूछा गया कि CFTR किस चैनल के ट्रांसपोर्टर होते हैं, क्लोराइड आयन चैनल के। CFTR में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम होता है, नहीं, अलोंग द कंसंट्रेशन काम होता है, लेकिन इन चैनल को खोलने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको नाम दिया गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत बार पूछी गई है कि किस आयन के चैनल है, ये जरूर ध्यान रखना, क्लोराइड आयन की चैनल है। ठीक है, उसके बाद में अपन आ गए प्रोटीन सॉर्टिंग पे। प्रोटीन सॉर्टिंग भी बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो प्रोटीन सॉर्टिंग में क्या होता है, प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ही मिनट में, कि ये मान लो RBC है, मैं क्योंकि देखिए डायग्राम बनाने जितना टाइम नहीं है, अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और इस RBC के ऊपर ये मान लो राइबोसोम है, सिंपल फॉर्म में अपन पढ़ते हैं, इसीलिए सॉरी RBC नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इस राइबोसोम में आप प्रोटीन का सिंथेसिस करोगे mRNA से, और ये प्रोटीन सिंथेसिस होकर के प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर इसको प्रॉपर शेप मिलेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यानी प्रोटीन सिंथेसिस, आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रोटीन फैक्ट्री अपन राइबोसोम को ही बोलते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा। प्रत्येक प्रोटीन है ये सिंथेसिस होने के बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आएगा, सिंथेसिस होकर कहाँ जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद में टारगेट सेल की तरफ जाएगा।
या टारगेट ऑर्गेनल्स की तरफ जाएगा। इसी प्रोसेस को अपन प्रोटीन सॉर्टिंग बोलते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कहता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का बना होता है। अगर मैं पूछूं कि वो एंजाइम कहां बना, आप ऐसा मत बोल देना माइटोकॉन्ड्रिया में बना, नहीं, कोई भी सेल ऑर्गेनल, जैसे प्रोक्सिसोम में जितने कैटेलेज है, प्रोक्सीडेज है, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज है, जितने भी एंजाइम हैं वो आपको सेल ऑर्गेनल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सेल ऑर्गेनल में नहीं बने। वो कहाँ बने हैं? राइबोसोम में। राइबोसोम से कहाँ बने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद में जो एंजाइम जहाँ जिसका काम था वहाँ भेज दिया। जैसे लाइसोसोम का एंजाइम था तो उसको लाइसोसोम में भेज दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था वापस भी तो उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स वापस भेज देगा, और प्रोक्सिसोम का था तो उसको प्रोक्सिसोम की तरफ भेज देगा। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होकर के एंजाइम अपने टारगेट सेल तक जाते हैं, टारगेट सेल ऑर्गेनल तक जाते हैं, और ये टारगेट सेल ऑर्गेनल तक भेजने का काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिंथेसिस कहाँ हुई? राइबोसोम में। उस प्रोटीन को या एंजाइम को शेप कहाँ मिली? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? RER में। कोई झूठ बात नहीं है, सही बात है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद में क्या कहा कि ये सिंथेसिस होने के बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में गई। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने जहां जिसको जरूरत, जिसका जो एंजाइम है वहां पर उसको भेज दिया। यानी आपको साइटोक्रोम सी एंजाइम है, वो साइटोक्रोम सी एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, ऐसा नहीं है प्रोक्सिसोम में मिल गया, ऐसा नहीं है। तो इसको किसने भेजा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। आपने कहा कि एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम लाइसोसोम का है, वो लाइसोसोम में प्रेजेंट है, तो क्या वो लाइसोसोम में बना? नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने इसको पहचाना कि भाई किसका है, तो उस पर कोई एड्रेस होता है, वो एड्रेस की भी अपन बात कर लेंगे। वो एड्रेस है कि वही लाइसोसोम का है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको किस पे भेज देगा? लाइसोसोम के पास में। तो पोस्ट मास्टर भी बोलते हैं अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसाइड करता है कि कौन एंजाइम कौन किसका है, ये काम, और उसको वहां पर भेजना, ये काम कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को अपन प्रोटीन सॉर्टिंग बोलते हैं। तो अब तो ऑप्शन आप निकाल ही लोगे, ये काम किसका है? ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम सॉर्टिंग नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम का क्या नहीं है? सॉर्टिंग नहीं है, सिंथेसिस करना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? सॉर्टिंग। अगर यही पूछ लेता है कि सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन, तो सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना, सॉर्टिंग का काम कौन करता है? और अगर लाइसोसोम की जगह प्रोक्सिसोम आ गया, सेम आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, सेम आंसर होगा। और आपका ये बाकी जो वैक्यूल आ गया, सेम आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेम। सॉर्टिंग का काम हमेशा कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात क्या करता है? ऑल लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है साहब? देखिए, ये भी बहुत बढ़िया बात है। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद में क्या होता है? ये प्रोटीन का मान लो सिंथेसिस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ, और इसको एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ से एड्रेस के रूप में कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं। तो शुगर जोड़ी जाती हैं। क्या जोड़ी जाती हैं? शुगर। अब देखिए, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है प्रोटीन के ऊपर कुछ शुगर को ऐड करना, ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। ग्लाइकोसाइलेशन दो जगह होता है। पहला है कि इस प्रोटीन का सेरीन और थ्रियोनिन एमिनो एसिड है। प्रोटीन है, इसका मतलब एमिनो एसिड से बना हुआ है, कोई डाउट नहीं है। और सेरीन और थ्रियोनिन की जो साइड चेन है, इसके ऊपर NH2 ग्रुप होता है। सॉरी, सेरीन और थ्रियोनिन की जो साइड चेन है, इसके ऊपर NH2 ग्रुप नहीं होता, थ्रियोनिन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है। थ्रियोनिन और थ्रियोनिन, ये फिर से मैं गड़बड़ कर रहा हूं, एस्पार्जिन एमिनो एसिड, एस्पार्जिन एमिनो एसिड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाहिर सी बात है प्रोटीन है तो प्रोटीन एमिनो एसिड की बनी है। एस्पार्जिन नाम का एमिनो एसिड है, इसके ऊपर NH2 ग्रुप होता है, और इस NH2 ग्रुप पर आप शुगर ऐड करते हो। NH2 ग्रुप पर आप क्या ऐड करते हो? शुगर। तो यहां पर मान लो ये शुगर ऐड कर दी, तो इसको अपन NH2 ग्रुप पर शुगर ऐड करने की वजह से एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहा। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो सीधी सी बात आपको कहां मिला? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहां मिला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, RER। ये ध्यान रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। उसी के साथ साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी ये प्रोटीन जाएगी, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर और शुगर ऐड कर दी जाएगी, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एस्पार्जिन पर ऐड नहीं की जाएगी, ये किस पर की जाएगी? सेरीन और थ्रियोनिन। और सेरीन और थ्रियोनिन की जो R चेन है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर शुगर ऐड की जाती है।
तो किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो देखिए ध्यान रखना, दो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ये भी पूछ जाता है कौन से एमिनो एसिड पर, तो एस्पार्जिन एमिनो एसिड जिसकी साइड चेन पर NH2 ग्रुप है नाइट्रोजन पर, तो इसको एन लिंक्ड कहा। और ओ लिंक्ड यानी सेरीन थ्रियोनिन पर हो रहा है, साइड चेन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये किसके अंदर होता है, गोल्जी बॉडी। ये लो, ग्लाइकोसाइलेशन कहां पर हो रहा है, गोल्जी बॉडी में। सेरीन और थ्रियोनिन पर ओ लिंक होता है, एस्पार्जिन पर एन लिंक्ड होता है। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही वैसे सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। उसके बाद में अपन आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं नेक्स्ट। हमने बहुत सारी बातें की कि प्रोटीन फोल्ड हो रही है, प्रोटीन अपनी फंक्शनल फॉर्म में आ रही है, राइबोसोम में बन रही है, फिर RER में आ रही है, फिर उसकी फोल्डिंग है, मतलब उसको शेप देना ही फोल्डिंग कहलाता है, प्रॉपर शेप है। ये एक एंजाइम है तो वो प्रॉपर शेप में आएगा तभी वो काम करेगा, अन्यथा वो, यानी एंजाइम भी प्रोटीन से बना हुआ है, हार्मोन भी प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसको शेप देना ही क्या कहलाता है, फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग। तो क्या कह रहा है कि कई बार देखिए कोई मिसफोल्ड हो जाता है, कई बार प्रोटीन में गड़बड़ हो जाती है, तो उसको वापस अनफोल्ड कर दिया जाता है कि काम की नहीं है प्रोटीन, और काम की नहीं है तो फिर आप उसको क्या कर दो, वापस अनफोल्ड कर दो। आप ये कहना चाह रहे हो कि इस अनफोल्ड प्रोटीन का आप करोगे क्या, काम क्या आएगी, क्योंकि अनफोल्ड प्रोटीन हो गई मतलब कोई काम की नहीं है। जैसे लाइसोसोम का एक एंजाइम था, वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पाया, तो आप इसको ऐसा थोड़ी लाइसोसोम में भेज देखो, ऐसा नहीं है। अगर काम आएगी तभी हम उसको आगे भेजेंगे, काम नहीं आएगी इसका मतलब उसको कंपनी से कोई चीज़ खरीद रहे हो और आपको खराब मिल गई तो आप ऐसा थोड़ी उसको खुद काम में लोगे, ऐसा नहीं होता। हम उसको कहाँ कर दें, वापस रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कहाँ किया जाएगा, प्रोटियासोम, एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा, ये प्रोटीन को मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा, प्रोटियासोम। विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रोटीन है इसका मतलब बात वही आ गई, एमिनो एसिड से बनी है, और इस प्रोटीन पर कोई ना कोई लाइसिन एमिनो एसिड है। 20 प्रकार के टोटल एमिनो एसिड है, उसमें से एक एमिनो एसिड है लाइसिन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बायोकेमिस्ट्री में अपन बात कर चुके हैं। लाइसिन एमिनो एसिड पर यूबिक्विटिन ऐड कर दिया जाता है, यानी कि कोई प्रोटीन जिसको मरना है, उस मरने वाली प्रोटीन के ऊपर लाइसिन एमिनो एसिड प्रेजेंट है, और इस लाइसिन एमिनो एसिड पर एक विशेष प्रकार का कंटेंट है जिसको यूबिक्विटिन नाम देते हैं। यूबिक्विटिन ऐड कर दिया जाएगा, और यूबिक्विटिन ऐड करते ही इसको प्रोटियासोम पहचान लेगा कि अच्छा इसको मरना है, इसको मरना है, तो यूबिक्विटिन ऐड करते ही प्रोटियासोम इसको खत्म कर देगा। काम की प्रोटीन नहीं है तो प्रोटियासोम उसको खत्म करने का मतलब ये नहीं है उसको खत्म ही कर दिया, प्रोटीन है उसको वापस एमिनो एसिड के टुकड़ों में तोड़ देगा और इस एमिनो एसिड से फिर से नई प्रोटीन बना देगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं रिसाइकलिंग होती है। तो क्या होती है रिसाइकलिंग, कौन करता है, प्रोटियासोम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोटियासोम के अंदर जो डिग्रेडेशन प्रोटीन में हो रहा है उसमें क्या होता है एक्चुअल में, तो डिग्रेड होने वाली प्रोटीन के लाइसिन एमिनो एसिड पर क्या कर दिया जाता है, यूबिक्विटिन ऐड कर दिया जाता है। लाइसिन पे अपने एक चीज और पढ़ी थी हिस्टोन के मॉडिफिकेशन में कि एसिटाइलेशन जो करते हैं जिसकी वजह से हिस्टोन से डीएनए अलग हो रहा था, जो एसिटाइलेशन कर रहे थे वो भी किस पर कर रहे थे, लाइसिन एमिनो एसिड पर कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी ऐसी नहीं है, बस अपने को क्या है कि जब पढ़ते हैं तब तो चीज़ें याद रहती हैं, और जब हम टाइम निकल जाता है तो उसके बाद में चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखो। अब देखो फिर से ये, हाँ जूम हो गया, ये भी थोड़ा देखो यहाँ पे दिख रहा है, ओके हाँ, ये एक चार्ट का, क्योंकि देखो बिना चार्ट के तो चाशनी बनती नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में 3-4 चार्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो हम चार्ट के क्वेश्चन जब निकालेंगे नहीं तो हमारी बात नहीं बनेगी। ये देखो ये फिर हाँ चार्ट का क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोज ऑफ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यानी कि इस कॉलम में कोई चीज़ दी हुई है, इससे रिलेटेड इस कॉलम में कोई चीज़ दी हुई है, तो उसको पहचानो, बहुत आसान है, पहचान लेंगे। पहली काम क्या है, लाइसोसोम दिया है। अब लाइसोसोम से रिलेटेड पहली बात तो ये लाइसोसोम का काम क्या होता है, सेल ऑर्गेनल का वीडियो अपन अलग से बनाएंगे। फिर से यहाँ देख, लाइसोसोम का काम है चीज़ों को ख़त्म करना और अपनी ही सेल के अंदर जो गंदगी है उसको ख़त्म करना। अपनी ही सेल है, इसको अपन बोलेंगे ऑटोफैगी। अपनी सेल की गंदगी को खत्म करना उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोफैगी। तो लाइसोसोम का काम क्या है, ऑटोफैगी। ए में 4 है, इस ए में 1 है, खत्म बात। इस ए में 1 है, खत्म, ये ऑप्शन हो नहीं सकते। इस ए में 4 है, दिख रहा होगा, इस ए में सॉरी हाँ इस ए में 4 है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये हो सकता है, इसका मतलब फिर अपने को दोनों में से सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में चेपेरोन्स का काम है प्रोटीन को फोल्ड करना। विशेष प्रकार के
ये प्रोटीन ही है और ये क्या काम करती है चेपरोन्स, प्रोटीन की फोल्डिंग। तो बी में थर्ड है, इस बी में सेकंड है, ये होने से रहा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, यही ऑप्शन हो गया। ए में 4 चाहिए अपने को और बी में थर्ड चाहिए। ये लाइसोसोम ऑटोफैगी था, चेपरोन्स प्रोटीन फोल्डिंग कर रहे थे, तो इसी से अपना क्वेश्चन। अब देखिए यही चार्ट की बहुत बड़ा फायदा है, ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए। आपको 2 चीजें आ रही थी, इसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, फिर भी मजा आ गया, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। कई बार तो ऐसा होता है, देखिए इससे आपको पता है कि चेपरोन्स यानी कि चेपरोन्स का काम है प्रोटीन की फोल्डिंग, तो बी में थर्ड, इसमें बी में सेकंड है, इसमें बी में थर्ड है और इसमें, तो इसमें भी ये सोल्व हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ए में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही चीज से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इसमें आपको सिर्फ 2 चीजों के बारे में जानते हो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। फिर भी अपन पढ़ लेते हैं COP1। COP1 क्या होता है, प्रोटीन की सिक्योरिटी करके भेजी जाती है और ये सिक्योरिटी कहां से किधर आएगी, KDEL, यानी कि जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन सिंथेसिस हुई, कहां गई, गोल्जी के पास में, ये कहां गई, गोल्जी के पास। अब एक्चुअल में बात क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बहुत सारे एंजाइम है जिसका रोल है। तो क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुद को ही पता नहीं होता है कि मेरा एंजाइम है, उसको मैं ही रख लूँ ना, इसको भी डिसाइड कौन करेगा, गोल्जी, यानी पोस्टमार्टम का काम तो गोल्जी का ही है। और कितना बढ़िया से काम कर रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और उसका ही एंजाइम है, उसकी प्रोटीन है, फिर भी उसको नहीं पता। क्या नहीं पता कि क्या ये मेरी ही प्रोटीन है। ये प्रोटीन किसको भेज देगी, गोल्जी। गोल्जी कहेगा कि ये साहब ये प्रोटीन तो आपकी ही थी, तो ये लो वापस पकड़ो। गोल्जी को कैसे पता चला कि इसकी थी, KDEL की सीक्वेंस थी। KDEL ये 4 अमीनो एसिड हैं, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसीन, 4 अमीनो एसिड हैं। 4 अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, तो गोल्जी ने तुरंत पहचाना कि साहब ये तो। अब गोल्जी इस प्रोटीन के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना करके देगा कि चलो मैं आपको क्या देता हूं, एक सुरक्षा कवच बना करके देता हूं। और ये सुरक्षा कवच किस चीज का होता है, COP1 प्रोटीन का। ये लो, तो आपके दोनों क्वेश्चन हो सकता है सोल्व हो गए। ये देखो क्या है, COP1, ये किसके सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, KDEL को। KDEL का मतलब क्या है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, मैनोज 6 फॉस्फेट अगर किसी भी प्रोटीन के ऊपर होता है, मैनोज 6 फॉस्फेट, तो इसका मतलब ये प्रोटीन जाएगी लाइसोसोम के पास में। KDEL है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगी, इसके पास में। ट्रांसड्यूसिन का साइक्लिक GMP, ये अपने विजन आंखों के अंदर काम करता है और ट्रांसड्यूसिन साइक्लिक GMP एक्टिव होता है, जिससे अपनी रोड सेल कोन सेल्स की मैकेनिज्म शुरू होती है। तो मुझे लगता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, पर हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपका प्रोटीन सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपके मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जितने भी अपने वीडियो होंगे इसी प्रकार से आएंगे और इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा आप सुझाव जरूर दें। देखिए हम हमारी तरफ से पूरा एफर्ट आपके लिए दे रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर कमी हो सकती है, इस बात को हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा कि आपके अंदर ये कमी है, या फिर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो वो जायज़ बात है, वहाँ से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अलावा सेल साइकिल के, उसके बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट्स को टारगेट करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ 3 सालों के कंप्लीट पेपर डिस्कशन कराऊँ, जिससे अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी उम्मीद है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, मेरी कोशिश भी यही है। होपफुली आप समझ रहे होंगे और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो आप तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।